चैप्टर नंबर 83 प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। प्रेगनेंसी की अगर हम बात करें तो फर्टिलाइजेशन से हमारे पास बन रहा था फर्टिलाइज ओवम। वो हमारे पास कैसे बन रहा था? सबसे पहले हमारे पास मेच्योर ओवम जो बना वो हमारे पास ओवुलेशन के बाद ओवरी से बाहर निकलेगा, फिर उसको कैप्चर कर लिया जाएगा बाय द फिलोपियन ट्यूब। फिलोपियन ट्यूब जो है वो हमारे पास उसको कैप्चर कर लेंगी और फिर साथ में हमारे पास आएगा स्पर्म फ्रॉम द सर्विक्स। सर्विक्स से फ्लो करता हुआ वो रिवर्स पेरिस्टाल्सिस से यूट्रस से फिलोपियन ट्यूब में आएगा। फिलोपियन ट्यूब के एम्पुला के अंदर हमारे पास होगी फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कैसे होगी? इसके दौरान हमारे पास स्पर्म की कैपेसिटेशन होगी। कैपेसिटेशन के अंदर स्पर्म जो है वो पेनिट्रेट करेगा ओवम सेल को और हमारे पास बन जाएगा फर्टिलाइज्ड ओवम, जिसको हम कहेंगे ज़ाइगोट। सेक्स का डिफरेंस कौन क्रिएट करा रहा है? सेक्स डिटरमिन करा रहा है हमारे पास वाई जीन। वाई क्रोमोसोम ट्रांसपोर्ट हमारे पास फर्टिलाइज ओवम जो है वो हमारे पास 3 से 5 डेज के अंदर ट्रांसपोर्ट होगा फ्रॉम द फिलोपियन ट्यूब इनटू द यूट्रस, जहाँ पे इसने इम्प्लांट करना है। सीलिया जो है वो बीट करेंगे टुवर्ड्स द यूट्रस और इसको मूव, और साथ में फिलोपियन ट्यूब की मूवमेंट हमारे पास ओवम को फर्टिलाइजेशन के बाद मूव कराएगी टू द यूट्रस, जहाँ पे इसने इम्प्लांट होना है। इम्प्लांटेशन के लिए हमारे पास इसको मजीद 1 से 3 दिन रिक्वायर हैं और तकरीबन 5 से 7 डे आफ्टर द ओवुलेशन के पूरे वीक के बाद ये जाके हमारे पास इम्प्लांट होगा। ये इम्प्लांट होगा हमारे पास पोस्टीरियर वॉल के अंदर और यूट्रस की स्क्रीशन जो इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे उसको हम कहेंगे यूटेराइन मिल्क। फिर इम्प्लांटेशन के बाद हमारे पास ट्रोफोब्लास्ट बनेंगे। ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स जो है वो हमारे पास यहाँ पे मदर की ब्लड वेसल्स वगैरह आएंगे, जिससे हमारे पास प्लेसेंटा की फॉर्मेशन होगी। यहाँ से हमारे पास जो न्यूट्रिशनिस्ट जो सेल्स हैं वो यहाँ पे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। वो यहाँ पे जो सेल्स होंगे ट्रोफोब्लास्ट के वो हमारे पास ग्लाइकोजन, लिपिड्स और दूसरे मिनरल्स वगैरह जो हैं उनको एब्जॉर्ब करेंगे और ये पूरा जो है एम्ब्रियोस के अंदर जब इम्प्लांट हो जाएगा तो इसको हम कहेंगे कॉन्सेप्टस। और 8 वीक तक हमारे पास जो है ये ट्रोफोब्लास्ट ही हमारे पास इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। इस पूरे को हम कहेंगे डिसिडुअल सेल्स। फिर हमारे पास फर्टिलाइजेशन के 21st डे पे हमारे पास प्लेसेंटा बनना स्टार्ट हो जाएगा। प्लेसेंटा के अंदर हमारे पास मदर से आएंगी कैपिलरीज जो हैं, अम्बिलिकल आर्टरीज और अम्बिलिकल वेन, और ये सारी जो हैं ये हमारे पास मदर से आएंगी और मदर से आएंगी यूटेराइन आर्टरी वगैरह और यूटेराइन वेन वगैरह। और जो हमारे पास फीटस है वहाँ पे हमारे पास कोरियोनिक विलाय होंगे। कोरियोनिक विलाय के अंदर हमारे पास अम्बिलिकल आर्टरीज और वेन्स वगैरह होंगी। मदर का ब्लड जो है वो हमारे पास ब्लड साइनसिस के ट्रोफोप्लास्टिक सेल और प्लेसेंटल विलाय जो है हमारे पास मदर के साथ बनाएंगे कनेक्शन, इसको करेंगे हम प्लेसेंटा। मदर के अंदर हमारे पास अम्बिलिकल फीटस की तरफ से हम 2 अम्बिलिकल आर्टरीज होंगी और 1 अम्बिलिकल वेन होगी और मदर की तरफ से हमारे पास यूटेराइन आर्टरीज होंगी और मैटरनल यूटेराइन आर्टरीज जो है वो हमारे पास मदर के अंदर होंगी और यूटेराइन वेन होगी। ये सारे मिलकर हमारे पास बनाएंगे प्लेसेंटा और प्लेसेंटा जो है वो हमारे पास थ्रू डिफ्यूजन न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड। फंक्शन क्या प्लेसेंटा? प्लेसेंटा जो है वो हमारे पास डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन देता है। ऑक्सीजन जो है यहाँ से हमारे पास पास करती है बाय सिंपल डिफ्यूजन। और हमारे पास फीटल के अंदर जो हीमोग्लोबिन होती है उसकी ऑक्सीजन की कैपेसिटी जो है वो ज्यादा होती है। फीटल हीमोग्लोबिन जो है वो ज्यादा एफिनिटी से ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर सकती है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लेसेंटा से डिफ्यूज आउट करेगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो 20 टाइम जो है वो ज्यादा ऑक्सीजन से डिफ्यूजिंग कैपेसिटी रखती है। फूड स्टफ लाइक ग्लूकोज वगैरह जो है वो हमारे पास प्लेसेंटा से डिफ्यूज करेगा और 20 to 30% जो है वो फीटस ब्लड के अंदर हमारे पास लोअर होगा मैटरनल ब्लड से ग्लूकोज का लेवल। इसके अलावा वेस्ट प्रोडक्ट्स जो बनेंगे वो हमारे पास प्लेसेंटा के थ्रू ही क्रॉस करके वापस जाएंगे, स्पेशली यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन वगैरह। अब हार्मोनल फैक्टर्स क्या है हमारे पास? एचसीजी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन जो है ये हमारे पास स्कॉपस ल्यूटेम को मेंटेन रखेगा और प्रिवेंट करेगा मेंस्ट्रुएशन को। एचसीजी जो है ये हमारे पास प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन प्रिवेंट करेगा मेंस्ट्रुएशन और कॉज करेगा एंडोमेट्रियम को ग्रो करने पे और लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है वो हमारे पास उसको प्रोवाइड करता है, वहाँ पे स्टोर कराएगा इंस्टेड ऑफ देन बीइंग शेड इन मेंस्ट्रुम, यानी कि मेंस्ट्रुएशन को रोक के वो जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह वो सारे हमारे पास प्रोवाइड कराएगा प्लेसेंटा के जरिए फीटस को। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन जो है वो मेल फीटल टेस्टिस को प्रोड्यूस कराएगा, वहाँ से टेस्टोस्टेरोन। इसके अलावा एस्ट्रोजन की सिक्रीशन कराएगा जो प्लेसेंटा, वहाँ से हमारे पास एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन स्क्रीट होंगे। एस्ट्रोजन हमारे पास हमने भी लास्ट में भी पढ़ा के मदर के ब्रेस्ट के ऊपर एक्ट करेगा, वहाँ पे ग्रोथ और इनलार्जमेंट कराएगा, यूट्रस की इनलार्जमेंट कराएगा और मेल फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया पे एक्ट करेगा। इसके अलावा हमारे पास प्रोजेस्टेरोन स्क्रीट होगा। प्रोजेस्टेरोन का भी हमने पढ़ा था कि ब्रेस्ट पे इफेक्ट होता है और प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। प्रोजेस्टेरोन जो है वो हमारे पास कॉज करता है डिसिडुअल सेल को कि वो यूटेराइन एंडोमेट्रियम के अंदर डेवलप करें, यानी कि न्यूट्रिशनिक्स रोल हो गया प्रोजेस्टेरोन का। प्रोजेस्टेरोन जो है वो डिक्रीज करता है कंट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। प्रोजेस्टेरोन जो है वो हमारे पास कंसेप्टस को इम्प्लांटेशन से पहले जो है स्क्रीशन फ्लोपियन ट्यूब को भी प्रिपेयर करता है कि वहाँ से हमारे पास स्क्रीशन वगैरह आए। और इसके अलावा प्रोजेस्टेरोन जो है वो हमारे पास ब्रेस्ट के अंदर लैक्टेशन वगैरह डक्ट्स और एल्वियोलाई वगैरह डेवलप कराता है। इसके अलावा हमारे पास है ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोमेमोट्रोपिन, ये हमारे पास ब्रेस्ट के ऊपर एक्ट करेगा और जस्ट लाइक लैक्टोजन हमारे पास मिल्क की प्रोडक्शन कॉज करवाएगा ब्रेस्ट के। हार्मोनल फैक्टर दूसरे जो प्रेगनेंसी के अंदर मदर के अंदर चेंजेस आते हैं वो क्या क्या है? पाइटुइटरी की स्क्रीशन जो है वो हमारे पास 50% जो है प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग इंक्रीज करते हैं। थायरोट्रोपिन, प्रोलैक्टिन वगैरह सारे जो हैं इंक्रीज करते हैं, लेकिन एफएसएच और एलएच जो है वो सप्रेस हो जाते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यानी कि एड्रीनल कॉर्टेक्स के जो हैं सारे हार्मोन्स वगैरह वो भी बढ़ जाते हैं। थायराइड हार्मोन्स ये भी इंक्रीज हो जाते हैं। पैराथायराइड हार्मोन्स ये भी प्रेगनेंसी के अंदर इंक्रीज हो जाते हैं। इसके अलावा रिलैक्सेंस जो है वो ओवरी और प्लेसेंटा से जाते हैं जो कि हमारे पास रिलैक्स कराते हैं लिगामेंट्स ऑफ सिम्फिसिस प्यूबिस को और हेल्प कराते हैं। इसके अलावा हमारे पास बॉडी पे क्या इफेक्ट्स होते हैं? बॉडी के अंदर होता है वेट गेन हमारे पास अबाउट 5 पाउंड्स तो हमारे पास एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड मतलब एक वाटर जो है वो कमलेट वगैरह हो रहा होता है और न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हो रहे होते हैं मदर के अंदर, तो इस वजह से हमारे पास टोटल 25 to 35 पाउंड वेट गेन जो है वो हो सकता है और 75 पाउंड ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। मेटाबॉलिज्म जो है वो हमारे पास प्रेगनेंसी के दौरान इंक्रीज हुआ होता है अबाउट 15% ड्यूरिंग द लेटर हाफ ऑफ प्रेगनेंसी में। न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन भी मदर को हमारे पास ज़्यादा चाहिए होती है ताकि वो फीटस के एक्स्ट्रा नीड्स हैं उसको फुलफिल कर सके। इसके अलावा हमारे पास ब्लड फ्लो की बात करें तो ब्लड फ्लो जो है कार्डिक आउटपुट भी हमारे पास प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग बढ़ा हुआ होता है। ब्लड वॉल्यूम भी हमारे पास प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग बढ़ा हुआ होता है। रेस्पिरेशन भी हमारे पास प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग जो है वो रेट इंक्रीज रहता है। इसके अलावा हमारे पास मैटरनल किडनी का फंक्शन जो है रीनल ब्लड फ्लो और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन 50% जो है नॉर्मल प्रेगनेंसी
के दरमियान वेसोडाइलेशन होती है तो इंक्रीज करती है। एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो हमारे पास 500 से 1 लीटर तक बनता है और फ्यू ml जो है वो हमारे पास फ्यू ml से सेवरल लीटर तक भी बन सकता है, यानी कि पॉलीहाइड्रोनियोस और लिगोहाइड्रोनियोस की कंडीशन के अंदर। अब दो हमारे पास कंडीशन है, प्री एक्लैम्सिया और एक्लैम्सिया। ये हमारे पास हाइपरटेंशन को कहते हैं। इसके अंदर हमारे पास वो सारी 5% ऑफ ऑल प्रेग्नेंट वुमेन जो कि हमारे पास प्रेगनेंसी बेयर करती हैं, उनको हमारे पास हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होता है, उसको हम कहते हैं प्री एक्लैम्सिया। प्री एक्लैम्सिया आर्टियल ब्लड प्रेशर की रेस करने की वजह से होता है। इसके अंदर हमारे पास प्री एक्लैम्सिया को हम यूरिन के अंदर प्रोटीन की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है। प्री एक्लैम्सिया को हम टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। एक्सेस सॉल्ट और वाटर रिटेंशन की वजह से मदर के अंदर जो है वेट गेन और एडिमा वगैरह डेवलप होता है और आर्टीरियल स्पैज्म होता है हमारे पास, स्पेशली रीनल, ब्रेन और लिवर की आर्टरीज का। रीनल ब्लड फ्लो जो है वो कम होगा तो हमारे पास रीनल किडनीज जो है वो अफेक्ट होंगी, थिकन ग्लोमेरुलर डक्ट्स बनेंगे, वहाँ पे प्रोटीन्स जो है वो डिपॉजिट करेंगे उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर। और हमारे पास एक्सेसिव सिक्रीशन होगी प्लेसेंटल और एड्रीनल हार्मोन की। एड्रीनल हार्मोन क्या कराएंगे, हमारे पास सॉल्ट और वाटर की रिटेंशन कराएंगे। और ये हमारे पास और क्यों हो सकता है, ऑटोइम्यूनिटी और एलर्जी इन द मदर ड्यू टू द सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द फीटस के अंदर होने की वजह से मदर को एलर्जी वगैरह हो रही है। इसके बाद हमारे पास ये है कि इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई जो है वो हमारे पास कॉज करती है कि वेरियस सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं प्लेसेंट, और वो सब्सटेंसेस जो है मदर की सर्कुलेशन में आते हैं, वहाँ पे आके ये हमारे पास वेस्कुलर एंडोथेलियल फंक्शन को हमारे पास इंपेयर करते हैं, यानी कि ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कराते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से इसके अलावा हमारे पास एक्लैम्सिया हमारे पास एक्सट्रीम डिग्री पे अगर प्री एक्लैम्सिया हो रहा है तो हमारे पास इसको हम कहेंगे एक्लैम्सिया के अंदर हमारे पास मदर के क्लोनिक सीजर्स आते हैं। उसके अलावा हमारे पास कॉमा होता है, मदर को किडनी आउटपुट कम हो जाता है, लिवर मैल फंक्शन करता है, हाइपरटेंशन एक्सट्रीम होती है और टॉक्सिक कंडीशन होती है बॉडी की। वेसोडाइलेटिंग ड्रग देके हम ये कोशिश करते हैं कि उसका आर्टिरियल प्रेशर नॉर्मल रहे। अगर ये नहीं होगा तो हमने फॉरन टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करनी है, वरना मदर की हो जाएगी डेथ। इसके बाद हमारे पास पार्चुरेशन प्रोसेस है बर्थ ऑफ बेबी का। इसके अंदर हमारे पास यूटेराइन की एक्साइटेबिलिटी को बढ़ा दिया जाता है। एस्ट्रोजन टू प्रोजेस्टेरॉन रेशियो जो है वो इंक्रीज करती है, यानी कि एस्ट्रोजन इंक्रीज करता है तो प्रोजेस्टेरॉन डिक्रीज करता है। प्रोजेस्टेरॉन नॉर्मली हमारे पास फंक्शन क्या करता है कि वो यूट्रस की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इनहिबिट करके रखता है। जब प्रोजेस्टेरॉन फॉल करता है तो हमारे पास यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करती है, यूट्रस के कॉन्ट्रैक्ट करने से हमारे पास स्ट्रेच आता है और हमारे पास जो है ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन जो है वो हमारे पास यूट्रस की मसल को मजीद कॉन्ट्रैक्ट कराता है। ऑक्सीटोसिन का स्क्रीशन रेट जो है वो न्यूरोहाइपोफेसिस पे टाइम ऑफ लेबर पे इंक्रीज कर दिया जाता है। और हाइपोफाइज वो एनिमल जिनके अंदर हमारे पास हाइपोफाइसिस सेरेब्री जो है यानी कि पाइट्यूटरी ग्लैंड नहीं है, वो हमारे पास उनका लेबर जो है वो प्रोलॉन्ग हो सकता है। मैकेनिकल स्ट्रेस जो है वो हमारे पास यूट्रस की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाता है। जब स्ट्रेच होता है मसल ऑफ यूट्रस के ऊपर, मेनली हमारे पास स्ट्रेच जो है वो बेबी का हेड देता है। बेबी के हेड के स्ट्रेच की वजह से हमारे पास यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन बढ़ती है। फिर पॉजिटिव फीडबैक के जरिए जो है मजीद ये स्ट्रेच इंक्रीज करता है तो साथ में कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ती है। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि हमारे पास एब्डोमिनल मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ड्यूरिंग लेबर और एक्सपल्शन होती है बेबी की आउटवर्ड, और उसकी एमनियोटिक जो सैक्स वगैरह होती हैं वो रप्चर करती हैं, बेबी आउट मूव कर जाता है। अब जो पहले हमारे पास बेबी का हेड जो फर्स्ट पार्ट एक्सपेल है वो हमारे पास बेबी का हेड है 95% बर्थ के अंदर, और दूसरी 5% बर्थ के अंदर हमारे पास बटक्स या फीट का रीजन पहले आ जाता है। इसको हम कहते हैं ब्रीच प्रेजेंटेशन। जो हमारे पास लेबर कॉन्ट्रैक्शन है वो यूट्रस के अंदर स्टार्ट होती हैं और इसको हम फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर कहते हैं। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर जो है वो फर्स्ट प्रेगनेंसी के अंदर 8 to 24 आवर्स होती है और आफ्टर मैनी प्रेगनेंसी जो है फ्यू मिनट्स तक रह जाती है। और सर्विक्स की फीटल मेम्ब्रेन है वो डायलेट, फीटल मेम्ब्रेन रप्चर करती है, एमनियोटिक फ्लूइड लॉस होता है, वेजाइना से आउट होता है, तो साथ ही हमारे पास बेबी का हेड जो है वो वहाँ से पास करता है सर्विक्स के अंदर और वेजाइना के अंदर से। इसको हम कहते हैं सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। सेकंड स्टेज ऑफ लेबर जो है वो 1 से 30 मिनट तक हो सकती है, 1 मिनट फॉर मैनी प्रेगनेंसी एंड 30 मिनट फॉर द फर्स्ट प्रेगनेंसी। फिर हमारे पास 10 to 45 मिनट तक आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी यूट्रस जो है वो कंटिन्यू रहता है कॉन्ट्रैक्शन स्टेट में, और इसके अंदर हमारे पास जो है प्लेसेंटा सेपरेट हो जाता है, मदर से आउटसाइड मूव कर जाता है। 350 ml ब्लड का लॉस होता है। यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से पेन होती है, इसको हम कहते हैं लेबर पेन, और इसके अंदर ऑक्सीटोसिन जो है वो रोल प्ले करता है। हाइपोगैस्ट्रिक नर्व्स जो है वो हमारे पास सिग्नल लेके जाती है सेकंड स्टेज के अंदर। ये जो है ज्यादा क्योंकि वहाँ पे टेयरिंग स्ट्रेचिंग वगैरह जो है पेनिनियल स्ट्रक्चर की बहुत ज्यादा हो रही होती है। लैक्टेशन की बात करें तो हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन ने हमारे पास डक्टल सिस्टम वगैरह एस्ट्रोजन ने डेवलप कराया, एल्वेला जो है हमारे पास एस्ट्रोजन ने डेवलप कराया। फिर प्रोलैक्टिन जो है वो हमारे पास स्टिमुलेट कराएगा मिल्क की एक्चुअल स्क्रीशन, मिल्क की फॉर्मेशन हमारे पास प्रोलैक्टिन कराएगा, और कोरियोनिक सोमैटोमेमोट्रोपिन जो है वो हमारे पास क्या कहते हैं उसको मिल्क की प्रोडक्शन कराएगा। अब हमारे पास जो है प्रेगनेंसी के दौरान एस्ट्रोजन और एफएसएच जो है मिल्क की इंजेक्शन को रोके रखते हैं। जब हमारे पास बर्थ हो गई उसके बाद हमारे पास ऑक्सीटोसिन जो है वो रिलीज होता है ऑन द इफेक्ट ऑफ सकलिंग की वजह से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, तो वो हमारे पास मिल्क की इंजेक्शन को। हाइपोथैलेमस में हमारे पास हमने पहले भी बात की थी तो प्रोलैक्टिन का इनहिबिटिंग सब्सटेंस आता है, इसलिए हमारे पास नॉर्मली जो है वो प्रोलैक्टिन रिलीज नहीं हो रहा होता। जब हमारे पास बर्थ के बाद प्रोलैक्टिन रिलीज हो रहा होता है तो हमारे पास सेम नर्वस सिग्नल जो है वो ब्रेस्ट और हाइपोथैलेमस से हाइपोथैलेमस को जा रहे होते हैं, तो वो जो हाइपोथैलेमस है वो प्रोलैक्टिन का इनहिबिटिंग फैक्टर नहीं भेजता, और साथ में हमारे पास GnRH यानी कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन भी नहीं भेजता, जिससे हमारे पास FSH और LH जो है वो हमारे पास नहीं रिलीज होते। सम मंथ आफ्टर द प्रेगनेंसी हमारे प्रेगनेंसी नहीं बर्थ पार्चुरेशन के सेवरल मंथ्स के बाद हमारे पास अगर मदर लैक्टेशन करा रही है और ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है बेबी को, तो हमारे पास FSH और LH नहीं आते, जिससे मजीद प्रेगनेंसीज नहीं होती। और ऑक्सीटोसिन का फंक्शन जो है ये हमारे पास, इसको हम कहते हैं मिल्क इजेक्शन और मिल्क लैकडाउन रिफ्लेक्स। वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे FSH और LH सप्रेस रहते हैं। सेम न्यूरल सेगमेंट जो है वो हमारे पास ब्रेस्ट से हाइपोथैलेमस की तरफ जा रहा होता है, वो हमारे पास प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग सब्सटेंस जब रिलीज होता है तो हमारे पास बार उसको रिलीज करना पड़ता है ना, तो पाइट्यूटरी ग्लैंड जो है वो GnRH की रिलीज जो है वो बंद कर देता है, पाइट्यूटरी गोनाडोट्रोपिन हार्मोन LH और FSH की रिलीज